हम जो भी गलत चीज़ करते हैं हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे 100% कैंसर हो ही जाएगा या जिससे 100% कैंसर नहीं ही हो। पेन ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम है। हर महिला को हर महीने अपने ब्रेस्ट का एक बार खुद चेकअप करना चाहिए। तो शरीर में कहीं पे भी कोई भी गांठ फील हो रही है जो 15 दिन से ज़्यादा चल रही है तो डॉक्टर के पास जाके मिल लें। कोई खांसा और रुमाल में खून आ गया तो उसको कैंसर निकलता था, वो एक्चुअली सही है। बॉलीवुड बहुत सारी चीज़ों में हमको बुद्धू बनाता है, बट ये एक्चुअली सही है। लंग कैंसर का वो साइन हो सकता है, थ्रोट कैंसर का साइन हो सकता है, कोई भी जगह से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना ये कैंसर का साइन हो सकता है। ये सब सुन के ना सब डर जाते हैं कि यार कभी कभी कॉन्स्टिपेशन तो मुझे भी होता है, तो क्या हर कॉन्स्टिपेशन कैंसर है? तो इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कैंसर नहीं है। इवन आप वो सादा पान मसाला भी अगर खाते हैं तो तंबाकू और सुपारी दोनों कैंसर कॉज करते हैं। ऐसा नहीं कि सादी सुपारी से कुछ नहीं होता, सुपारी से भी कैंसर होता है। जैसे मुंह का कैंसर है उसका ज़्यादातर मुंह के ही किसी और भाग में या गले की गांठों में फैलने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तंबाकू करीब 20 से 25%, शराब करीब 5 से 7% और मोटापा करीब 15 से 20%। हम बर्गर खाते हुए बोलेंगे कि यार पोल्यूशन से ही हमको कैंसर हो रहा है और सिगरेट फूकते रहेंगे, तो वो हम बस बला टाल रहे हैं किसी और के ऊपर। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को साफ रखें। भारत में आज हर साल कैंसर के लगभग 15 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। फिर चाहे वो पुरुषों में मुंह का कैंसर हो या महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, इनमें से कैंसर पीड़ित करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। हर 9 में से एक भारतीय को अपने जीवन काल में कैंसर होने की संभावना होती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जानकारी ही बचाव है और कैंसर के मामले में यह बात 100% सच साबित होती है। भारत में आज कैंसर एक साइलेंट एपिडेमिक का रूप ले चुका है। जीवन शैली में बदलाव और जागरूकता की कमी ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। अक्सर लोग डर या झिझक की वजह से सही समय पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते, जबकि आज की मेडिकल साइंस में इसका इलाज पहले से कहीं ज़्यादा सुलभ है। इसी डर को दूर करने के लिए और कैंसर से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सहित मध्य भारत के सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर जयेश शर्मा। डॉक्टर जयेश शर्मा MBBS MS हैं और पिछले 25 वर्षों से कैंसर के रोगियों का इलाज और उनकी सर्जरी कर रहे हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी और ओरल एंड हेड नेक कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव हैं और खूब लोकप्रिय भी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 4 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और वह कभी बहुत ही सामान्य तो कभी बहुत ही दार्शनिक अंदाज में लेकिन रोचक शब्दों में अपनी बात रखते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। तो आइए डॉक्टर जयेश शर्मा से जानते हैं कि कैसे हम और आप मिलकर कैंसर के खिलाफ जंग को जीत सकते हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा, CG खबर के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने हमको बुलाया यहाँ पे। बातचीत की शुरुआत कुछ बहुत सामान्य प्रश्नों से करते हैं। आम समझ ये है कि भारतीय जो होता है वो बहुत लापरवाह किस्म का इंसान होता है सामान्य ज़िंदगी में भी, और ख़ास तौर पर जब किसी बीमारी की बात होती है तो वो और ज़्यादा लापरवाह हो जाता है। इसके अलावा अगर उसके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो वो उसको ईश्वर की इच्छा या अपनी नियति मान लेता है। अब जैसे बहुत सारे लोग, अगर कैंसर की बात आती है तो उनका कहना होता है कि अरे देखो भाई, फलाने ने तो कभी ज़िंदगी में सौंफ नहीं खाई, सुपारी भी नहीं खाई, उसको कैंसर हो गया, और फलाने आदमी जो है वो तो दिन रात सुपारी खाता है, गुटखा खाता है, सिगरेट भी पीता है, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो कैंसर की जब हम बात करते हैं तो ये जो मनोवैज्ञानिक अवस्था है या इसको जो मनोविज्ञान इस तरह का मानसिकता का है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये एक आम आदमी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसा आपने बोला वो एक क्वीन मूवी थी, उसका भी डायलॉग था, हमारे पड़ोस में गुप्ता जी रहते थे, उनने कभी सिगरेट नहीं पी, उनको भी कैंसर हो गया, इससे अच्छा तो पी ही लेते। तो ये एक्चुअली एक आम आदमी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजी जो है और मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न बायोलॉजी पूरी स्टैटिस्टिक्स है, मतलब पूरा एक चांस का काम है। इसको मैं इस तरह से बोलता हूँ कि जो आदमी आँख खोल के गाड़ी चलाता है उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंख बंद करके गाड़ी चलाया जाए, क्योंकि एक्सीडेंट तो आंख खोले में भी हो सकता है। तो हम जो भी गलत चीज़ करते हैं, हम अपना रिस्क बढ़ाते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे 100% कैंसर हो ही जाएगा या जिससे 100% कैंसर नहीं ही होगा। जो चेरनोबिल का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, उसमें भी उसके आसपास रहने वाले सबको कैंसर नहीं हुआ था, उसमें से करीब 25, 30, 40% लोगों को कैंसर हुआ था। तो कोई भी चीज़ ऐसा 100% इससे कैंसर हो ही जाएगा तो मैं अवॉइड करूं, ये जो मानसिकता है ये एक्चुअली हमारे लिए डेंजरस है। और इसको समझाने का ही तरीका है कि भाई इसीलिए जो सिगरेट पियोगे तो कैंसर हो ही जाएगा, जो सिगरेट के पैकेट पे वो बना रहता है, वो काम नहीं करता है। क्योंकि लोग आसपास सबको देखते हैं, इतने लोग सिगरेट पी रहे हैं, उनमें से किसी को कैंसर नहीं हुआ, तो ये ऐसी फालतू बात है, जिसको होना है हो ही जाता है। इसीलिए यही समझाना कि हम अपने रिस्क को कम या ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल से, वो समझाना मेरा एक बहुत मेजर काम है सोशल मीडिया पे। जी सर, अभी का जो दौर है सोशल मीडिया में कुछ तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने का भी सोशल मीडिया एक माध्यम हो गया है। अब जैसे आदमी फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आदमी बिना खाना खाए तो रह नहीं सकता। अब आज के दौर में ये कहा जा रहा है कि आप चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले लीजिए, तो खेती के अंदर हम लोग इतने केमिकल्स, तरह तरह के पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे तरह के जो खाने हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें बताते हैं कि गायों को कोई इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप चिकन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ हार्मोन्स डले हुए हैं। तो ये सारे के सारे फूड जो है वो भी आपके चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आदमी आखिर खाए तो खाए क्या। बिल्कुल, तो खाना सिंपल रखना एक हमारा एम है। और जो अननेचुरल और बहुत एग्जैजरेटेड फियर्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जैजरेशन है, कि खाने में गेहूं में पेस्टिसाइड डलता है, सही है, पेस्टिसाइड्स हमारे लिए डेंजरस हैं, सही है, लेकिन वो गेहूं जब इतने टाइम तक गोडाउन में रखा रहता है, पेस्टिसाइड बार बार डालते हैं किसान। बार बार क्यों डालते हैं? क्योंकि थोड़े टाइम में उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो गेहूं जब गोडाउन में रखा रहता है, फिर उसका आटा पिसता है, आटा कहीं पर रखा रहता है, जब तक हम तक वो पहुंचता है तो उसमें कितना पेस्टिसाइड है? बहुत कम। ये प्रॉब्लम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा है कि पेस्टिसाइड्स हमको डायरेक्टली किसान खेत से लेके आता है और कुछ ही दिनों में कंज्यूम हो जाता है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। लेकिन उसको भी हम अगर अच्छे से वॉश कर लें या थोड़ी देर सोक कर दें तो वो पेस्टिसाइड्स बहुत कम हो जाते हैं। हम डरते गलत चीज़ों से हैं और सही चीज़ों से डरते नहीं हैं। जैसे दूध में ऑक्सीटोसिन, हम बोल रहे हैं गायों को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। एक तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बैन हो चुका है इंडिया में जी। फिर भी आप मान लो कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बैन हैं, लेकिन फिर भी होती हैं। तो गायों को इंजेक्शन क्यों देते हैं ऑक्सीटोसिन का? क्योंकि उनके खाने में अगर वो मिला दिया जाए तो वो पेट में प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, वो प्रोटीन की तरह अब्जॉर्ब हो जाएगा और उनके खून तक पहुंचेगा नहीं। वही से सेम चीज़ हम दूध का इंजेक्शन तो नहीं लेते हैं, हम खाएंगे तो वो हमारे पेट में वो डिज़ोल्व हो जाएगा, हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होगा। वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, बाकी प्रोटीन की तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमारी बॉडी में जाएगा नहीं। जो चिकन्स को ग्रोथ हार्मोन्स देते हैं, बोलते पहले के चिकन्स छोटे होते थे, अब चिकन बहुत बड़े होने लग गए हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन्स है। तो हम सबके साइज़ में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से नहीं होता है। वैसे ही चिकन्स में भी होता है। तो जो चिकन्स छोटे होते हैं उनको ब्रीडिंग के लिए पोल्ट्री फार्मर यूज़ नहीं करते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हीं का ब्रीडिंग करते जाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे करके पिछले करीब 100 साल में नहीं, पिछले करीब 1000 साल में चिकन्स का साइज़ बहुत बड़ा है। आज से आप इंडिया में तो उतना चिकन उस टाइम पे कॉमन नहीं था, इंडिया में पक्षी खाने का ये बहुत ज़्यादा था नहीं। बट आप वेस्टर्न उसमें देखिए तो आज से 1000 साल पहले के चिकन इतने से हुआ करते थे, 100 साल पहले के इतने बड़े होते थे, अब इतने बड़े होने लग गए हैं। तो वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग से होता है। जैसे डॉग्स भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, तो वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से अलग अलग साइज़ नहीं होते हैं। तो बहुत सारी ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये नॉर्मल फूड से डराने का जो काम है वो डिस्पेल करने की ज़रूरत है। हम अगर एक नॉर्मल खाना खा रहे हैं
बेसिक प्रिकॉशंस रख रहे हैं तो हम मोर और लेस सही हैं। सर ये खाने से ही जुड़ा एक और सवाल है। वो आजकल ये बहुत देखने में आ रहा है कि नई जनरेशन, खास तौर पे जिसको जेनजी हम लोग कहते हैं, ये लोग खूब सारे सुपर फूड्स और सप्लीमेंट्स ये लोग लेते हैं, और सप्लीमेंट्स और ये सब मिला करके एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। और आप देखते हैं उनका एडवर्टीज़मेंट जिम के अंदर और बाहर भी मेडिकल स्टोर्स पे कि वे प्रोटीन और तरह तरह के वो डब्बे प्रोटीन्स के, और उनका कंजम्पशन भी खूब हो रहा है। इसके स्टैटिस्टिक्स भी सबके सामने हैं। ये कितने सेफ हैं? इनको कंज्यूम करना क्या एक पॉसिबल फैक्टर हो सकता है आपके बॉडी के अंदर कैंसर होने का? सो सप्लीमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सप्लीमेंट्स, मतलब जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के आप टैबलेट्स खा रहे हैं, एंटी एजिंग टैबलेट्स आजकल आ रहे हैं। आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो वो कम करने के, और ये 2020 में जो कोविड हुआ था उसके बाद से इम्यूनिटी बूस्टर्स बहुत बढ़ जी, गए हैं। इम्यूनिटी बूस्टर्स भी। वो ये हमारे ये इस बेसिस पे काम करते हैं कि आपकी ओवरऑल डाइट से आपको ये सब मिलता नहीं है, इसलिए आपको इसको लेने की ज़रूरत है। ये मोरलेस बकवास है, क्योंकि एक हेल्दी ह्यूमन को, जो आप एक नॉर्मल इंडियन डाइट खा रहे हैं, तो आपको हल्दी के कैप्सूल या इवन दूध में हल्दी डाल के पीने की ज़रूरत नहीं है। आपकी दाल में, सब्ज़ी में जितनी हल्दी मिल रही है उससे ज़्यादा हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। उतना ही हमारी बॉडी अगर अब्जॉर्ब कर ले तो हमारे लिए काफ़ी है। सेम विटामिन्स अगर हम नॉर्मल फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो हमको विटामिन के अलग से टैबलेट्स खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इम्यूनिटी बूस्टर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करना और हार्मोन को बैलेंस करना, ये टोटली फ्रॉड इंडस्ट्रीज़ हैं। क्योंकि देखिए, किसी का हार्मोन का लेवल्स इस दिशा में गड़बड़ है, किसी का उस दिशा में गड़बड़ है, तो एक ही कैप्सूल से दोनों कैसे ठीक होंगे? ये तो वैसे ही हो गया कि हम आपकी कार का स्टीयरिंग राइट साइड में मोड़ देंगे तो आपकी कार सीधी हो जाएगी। अगर हमारा ज़्यादा लेफ़्ट में मुड़ा हुआ है तो वो सीधी होगी, अगर ऑलरेडी लेफ़्ट राइट की तरफ है तो हम तो क्रैश ही करेंगे। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स और हार्मोन बैलेंस करने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमको बच के रहना चाहिए। फिर वे प्रोटीन जो है, हमें जनरली 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट हमको खाना चाहिए। इंडियन डाइट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी डाइट एक्चुअली वर्ल्ड की बेस्ट डाइट्स में से है। लेकिन उसमें एक ही कमी है कि हम प्रोटीन इनफ नहीं ले पाते हैं। खासकर जिसको मसल बिल्डिंग करना है, या जो वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स बिल्ड कर रहे हैं, उनको तो करीब 1.2 ग्राम पर डे लेना चाहिए हर केजी के लिए। तो हमारी डाइट में जनरली 600-700 मिलीग्राम से ज़्यादा एक नॉर्मल इंडियन डाइट में जाता नहीं है, भले ही नॉन वेजिटेरियन आप खा रहे हो चाहे नहीं खा रहे हो। क्योंकि इंडिया का नॉन वेजिटेरियन फूड भी कैसा होता है, इतनी बड़ी प्लेट होती है बिरयानी की, उसमें 2 छोटे छोटे पीस होते हैं जी। तो उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा, जो मैं नॉनवेज खाता हूँ इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा, डेफिशिएंसी नहीं होगी, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। तो प्रोटीन्स को हमारे डाइट से बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, बट अगर वो नहीं हो पाता है, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन एक वैलिड है, उससे कैंसर होने का आज तक कोई रिस्क मिला नहीं है। और जो लोग एक्चुअली वर्कआउट करके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, भले ही वो मसल बिल्ड करने के लिए, भले ही वो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, उनको प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लेना, बट पहले अपनी डाइट का एनालाइज करके, और पहले डाइट से मैक्सिमम कंजम्पशन अपना बढ़ा के, उसके बाद अगर गैप बचता है तो थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंट लें। ये नहीं कि हम खाना नहीं खा रहे हैं अच्छे से और हम वो प्रोटीन पाउडर पी के स्ट्रांग हो जाएंगे, वो टोटली गलत है। अच्छा सर, एक और मतलब मेडिकल साइंस में तो नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो नए वर्ड्स आते हैं, बट लोगों की लाइफ में भी कुछ वर्ड्स सोशल मीडिया के थ्रू ही स्प्रेड होते हैं। एक नया वर्ड अभी हम लोग सुन रहे हैं, ओजेम्पिक्स। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ उसका प्रचार भी कर रहे हैं। आखिर ये क्या चीज़ है? मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये वर्ड क्या है, लेकिन सुन रहे हैं ओजेम्पिक्स बहुत हल्ला है क्या ये?
तो ओजेम्पिक एक ब्रांड नेम है, एक नई तरह की दवा अभी मार्केट में आ रही है। ये एक्चुअली ये बनी थी, उसको GLP-1 एगोनिस्ट बोलते हैं। तो GLP-1 हमारी बॉडी का एक नेचुरल एक हार्मोन होता है। ये बनी थी डायबिटीज़ के लिए। तो हमारे बॉडी का जो शुगर बैलेंस है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये दो तरह के चीज़ों के बैलेंस से शुगर बैलेंस रहता है। और जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब डायबिटीज़ होता है। तो ये ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, GLP जो है वो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड बोलते हैं उसको। और उसको थोड़ा सा देने से हमारी बॉडी में हम इंसुलिन के बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। उससे वो जो एक्सेस भूख लगती है, एक चीज़ होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जिसमें शुगर भी होता है, मोटापा भी होता है, बहुत सारी दूसरी तरह की बीमारियां भी साथ में होती हैं। महिलाओं में PCOD का प्रॉब्लम होता है, मेन में भी हार्मोनल डिसफंक्शन होता है। ये सब एक साथ चलते हैं एक ग्रुप में, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। वो जनरली इंसुलिन के लेवल्स बहुत हाई होने से होता है। ये उस लेवल को कम करता है। उसमें ना आप देखेंगे कुछ लोगों को हर थोड़े टाइम में अब क्या खाऊं वो दिमाग में चलता रहता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद यार फ्रिज खोल के खड़े हो गए कि अब थोड़ा सा कुछ खा लें। तो वो उसको फूड नॉइज़ बोलते हैं कि हमारे दिमाग में पूरे टाइम खाओ चलता रहता है। ये उस डिज़ायर को कम करता है, इंसुलिन के बैलेंस को रिस्टोर करता है कि जब शुगर बढ़े तब इंसुलिन बढ़ के शुगर को कम करे, लेकिन जब शुगर नॉर्मल हो तब इंसुलिन को नीचे लेके आए। तो ये बना था डायबिटीज़ के लिए, लेकिन डायबिटीज़ और वेट दोनों एकदम पक्के दोस्त हैं। तो शुगर जब बढ़ता है तब जब वेट गेन होता है तो शुगर बढ़ने का भी रिस्क रहता है। आप रैपिड वेट लॉस करो तो डायबिटीज़ रिवर्स भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको अगर हाई डोज में दें तो जिनको शुगर नहीं भी है उनका भी वज़न कम होता है, क्योंकि आपकी भूख कम करता है, खाने की इच्छा कम करता है और आपके इंसुलिन को प्रॉपरली बैलेंस में रखता है। प्रॉब्लम यह है कि दवाई है, जितने टाइम उसको खाते रहेंगे तभी तक ये काम करता है। उसको छोड़ देने के बाद वज़न ज़्यादातर लोगों का फिर से बढ़ना चालू होता है। इसको एज अ शॉर्टकट बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ये बॉडी का फैट और मसल दोनों कम करता है, इसलिए हमारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में वीक कर सकता है। और कुछ लोग इसको शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं कि घर में शादी है, 2 महीने बाद थोड़ा सा ये खा के अपन थोड़े अच्छे बन के जाएं। तो शॉर्ट टर्म में इससे एक्चुअली हमारा लुक और ख़राब होता है। जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी हमने देखा है, बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कंपैरिजन बिफोर एंड आफ्टर, कि वज़न तो कम किया है लेकिन बहुत ही अजीब से लगने लग गए, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो तो एक साइज़ में पहुंच गई है, उसके नीचे का फैट है वो चला गया तो एकदम से झुर्रियाँ पड़ जा रही हैं। इसको लोग एकदम छिपकली जैसे दिखने लग गए हैं, ऐसा बोलते हैं। इसको ओजेम्पिक फेस बोल रहे हैं। और कुछ छोटे मोटे उसके ड्रॉबैक्स भी हैं। वो इतने बड़े उसके मेडिकल साइड इफ़ेक्ट्स उतने बड़े नहीं हैं, बट उतना ज़्यादा ऐसा चमत्कारिक शॉर्टकट की तरह इसको यूज़ करना गलत है। जो लोग डायबिटिक हैं और साथ में मोटे भी हैं और बहुत हाई डोज में इंसुलिन लेना पड़ रहा है, बहुत हाई हमको एंटी डायबिटिक्स लेने पड़ रहे हैं, तो इसको दवाई की तरह से उसके साथ लें तो डायबिटीज़ का भी रिवर्सल और वेट लॉस भी होने का चांस है। सर एक बार फिर से लौटते हैं हम लोग कैंसर के टॉपिक पर। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के अंदर महिलाओं को होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, और अभी तो मॉडर्न साइंस और मेडिकल साइंस में जितने बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, तो ऑलमोस्ट मतलब अगर मैं कहूँ 90% तो वो उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो जा रहा है आजकल। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि अर्ली डिटेक्शन, ख़ास तौर के कैंसर के मामलों में अगर अर्ली डिटेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही इफ़ेक्टिव होगा। बिल्कुल। तो एक अगर कोई औरत है तो उसको किस समय ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि अब उसको तुरंत एक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? वो क्या सिग्नल होते हैं? तो 2-3 चीज़ें हैं। आपने बहुत सही बात बोली स्टेज के बारे में। तो ब्रेस्ट कैंसर उन कुछ कैंसर्स में से है जिसमें एक स्टेज 0 भी होता है, मतलब कैंसर सेल्स बन गए हैं
लेकिन वो फैलना चालू नहीं किए हैं। जी। तो उस स्टेज में तो लगभग 100% सक्सेस होता है। स्टेज 1 स्टेज 2 में 80 to 95% तक सक्सेस होता है। स्टेज 3 में वो करीब 50% पे आ जाता है सडन ड्रॉप, और स्टेज 4 में फिर हमारा एम उसको जड़ से ख़त्म करना नहीं रहता, बट लॉन्ग टर्म लाइफ स्टेज 4 में भी मिल सकती है, ऐसा नहीं मिल सकती है जी। लोग कई सालों तक जीते हैं उसके साथ बिना बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को ख़राब किए, लेकिन जितना जल्दी पकड़ लें उतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स के लिए सजग होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है कोई भी ब्रेस्ट में गांठ फील होना। ये हर महिला को हर महीने अपने ब्रेस्ट का एक बार खुद चेकअप करना चाहिए, और कोई भी गांठ अगर फील हो रही है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा इसका साइन है कि किसी भी तरह का निपल से डिस्चार्ज होना, कभी कभी बगल में गांठ होना, कभी स्किन पे कोई चेंज आना, कभी कभी निपल के ऊपर की स्किन कुछ अलग सी दिखना, कोई एक पार्ट हार्ड सा लग रहा है ब्रेस्ट का और बाकी पार्ट से अलग लग रहा है, तो ये सब उसके साइंस होते हैं। हर महीने चेक करना इसीलिए ज़रूरी है कि आपका ब्रेस्ट नॉर्मली कैसा है, आपको अगर पता रहे तो वो कोई भी छोटा सा चेंज आप जल्दी पकड़ सकते हो और जल्दी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। हर महिला को 40 की एज के बाद कोई सिम्टम्स हों चाहे ना हों, डॉक्टर के पास जाके मैमोग्राफी करवानी चाहिए। पहले उसको हर साल करने का बोलते थे, लेकिन अब नए रिसर्च में आया है कि हर 2 साल में एक बार भी अगर हम करेंगे तो उतना ही अच्छा लॉन्ग टर्म हम रिज़ल्ट दे सकते हैं। इसमें आपने नोटिस किया एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बोला नहीं है, जो इसका सिम्टम है जी। सबसे ज़्यादा लोग जो मेरे पास आते हैं ब्रेस्ट के ही नहीं किसी भी चीज़ के लिए, वो है पेन ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली सिम्टम नहीं। ज़्यादातर लोग अरे गांठ तो 1.5 साल से है, हमको दर्द नहीं था इसलिए हमने दिखाया नहीं। दर्द होना जनरली ब्रेस्ट कैंसर में ही नहीं, ज़्यादातर कैंसर्स में ये साइन है कि बीमारी थोड़ी सी बढ़ चुकी है और अब वो आसपास के या तो टिश्यू को वो कर रही है या अंदर किसी कैप्सूल को स्ट्रेच कर रही है। तो दर्द का वेट कैंसर के सिम्टम में नहीं करना चाहिए कि गांठ है लेकिन दर्द नहीं है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ी भ्रांति है और इस वजह से सबसे ज़्यादा लोग लेट करते हैं। जी, तो सर ये तो ब्रेस्ट कैंसर की हम लोगों ने बात की। अब अगर मान लीजिए कि दूसरे तरह के कैंसर हैं जो पुरुषों को होने वाले हैं, जैसे माउथ कैंसर है या लंग कैंसर है या कोलोन का कैंसर यानी बड़ी आंत का कैंसर जिसको हम कहते हैं, तो उसका भी कोई इंडिकेशन मिलता है क्या पहले से? बिल्कुल। तो हर तरह के कैंसर के कोई ना कोई साइंस जनरली होते हैं। वो हमारे साइंस के हिसाब से 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमको ध्यान रखना चाहिए। इनमें से कुछ भी अगर है, खासकर अगर वो 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा चल रहा है, तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हमने गांठ की बात की, तो शरीर में कहीं पे भी कोई भी गांठ फील हो रही है जो 15 दिन से ज़्यादा चल रही है, तो डॉक्टर के पास जाके मिल लें। कोई पुरानी बचपन की गांठ है लेकिन अब बदलने लग गई है, उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है, पहले सॉफ्ट थी अब हार्ड हो रही है, तो वो भी इसी गांठ के दायरे में आ गया कि वो गांठ भले ही पुरानी भी हो, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो एक बार मिल लें। दूसरा, कोई भी घाव या छाला जो 15-20 दिन में भरता नहीं है। मुंह में छाले हम सबको कभी ना कभी होते रहते हैं, थोड़े दिन तकलीफ देते हैं, धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कोई छाला 15 दिन तक नहीं भर रहा है, भले ही उसमें दर्द हो चाहे ना हो, एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ये मुंह के कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम है, लेकिन ये स्किन कैंसर्स का भी सिम्टम हो सकता है। तीसरा, महिलाओं का दूसरा सबसे कॉमन कैंसर जो गर्भाशय का कैंसर है, उसका सबसे बड़ा साइन होता है कि कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो वो पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग है या पीरियड्स ख़त्म हो गए हैं उसके बाद ब्लीडिंग दोबारा होना चालू हो गया। तो सिर्फ गर्भाशय के कैंसर नहीं, किसी भी जगह से अगर अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, पुरानी मूवीज़ में होता था कोई खांसा और रुमाल में खून आ गया तो उसको कैंसर निकलता था, वो एक्चुअली सही है। बॉलीवुड बहुत सारी चीज़ों में हमको बुद्धू बनाता है, बट ये एक्चुअली सही है। लंग कैंसर का वो साइन हो सकता है, थ्रोट कैंसर का साइन हो सकता है, मोशंस में यूरिन में ब्लीडिंग हो रहा वो साइन हो सकता है। कोई भी जगह से अबनॉर्मल ब्लीडिंग होना
ये कैंसर का साइन हो सकता है। चौथा, कोई भी हमारे बाथरूम हैबिट्स में चेंज आना, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, सडनली आंव जैसा जा रहा है, जैसे म्यूकस जैसा जाता है मोशंस में, रात को बार बार यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है, यूरिन का फ्लो ठीक से नहीं हो रहा है, मोशन करते टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया जो पहले नहीं होता था। तो बाथरूम हैबिट्स में कोई भी चेंज होना ये साइन हो सकता है कि आपको अंदर कोई बीमारी है। अगेन ये सब सुन के ना सब डर जाते हैं कि यार कभी कभी कॉन्स्टिपेशन तो मुझे भी होता है, तो क्या हर कॉन्स्टिपेशन कैंसर है? तो इनमें से ज़्यादातर चीज़ें कैंसर नहीं हैं, लेकिन ये जितने भी मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, अगर कैंसर है तो ज़्यादातर इनमें से किसी तरह से अपने आप को वो प्रकट करेगा। तो अगर हम उसको उसी टाइम पे पकड़ लें और जल्दी से उसका इलाज कर लें तो हम बहुत सारी तकलीफ से बच सकते हैं। अभी हम ओजेम्पिक की भी बात कर रहे थे, तो अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो और वज़न कम हो रहा है तो भगवान इतने मेहरबान कभी होते नहीं हैं जी। तो अगर बिना मेहनत किए वज़न कम हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। कभी कभी डायबिटीज़ की वजह से भी होता है, दूसरी भी कुछ बीमारियों से होता है, लेकिन वो कैंसर भी हो सकता है। और कोई भी आपके वॉइस में चेंज, निगलने में तकलीफ़, और कोई खांसी जो बनी हुई है, खासकर वो परेशान करने वाली खांसी, इसको हमारी मेडिकल उसमें नैगिंग कॉफ बोलते हैं, कि रात को सोने ही नहीं दे रही है ऐसी खांसी, या खांसते खांसते एकदम से आप रुक ही नहीं पा रहे हो, इस तरह की खांसी, ये सब साइंस होते हैं कि अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमारी है, वो कैंसर भी हो सकती है। तो सब अब जब हम ट्रीटमेंट की तरफ या ट्रीटमेंट से पहले बचाव का एक जो स्टेप होता है वो होता है कि आजकल तरह तरह की स्क्रीनिंग्स हो जाती हैं कि आप अपने माउथ की स्क्रीनिंग करवाइए और दूसरे ऑर्गन्स की, आपको अगर ज़रा भी डाउट हो रहा है तो आप स्क्रीनिंग करवाइए। मुझे एक चीज़ बताइए कि सर स्क्रीनिंग माने किस एज में शुरू करना चाहिए, और दूसरा कि क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए स्क्रीनिंग की एज अलग अलग है? तो स्क्रीनिंग बीमारी के हिसाब से होता है। तो महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग चालू होती है 30 साल की उम्र में जी, जब उनको पैप स्मीयर करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, दूसरा सबसे कॉमन कैंसर गर्भाशय का कैंसर है जी। वो पैप स्मीयर में हमको स्टेज 0 में पता चल जाता है, और उस टाइम पे कई बार हॉस्पिटल में एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती, ओपीडी बेसिस पे ही उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो 30 साल की उम्र से पैप स्मीयर उसको पहले करके, और जनरली हर 3 साल में एक बार, बट कभी कभी अगर उसमें कुछ अबनॉर्मल आया तो उससे थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, लेकिन ज़्यादातर 3 साल में एक बार वो पैप स्मीयर हर महिला को करना चाहिए 30 से 65 साल की एज के बीच में। 40 साल की एज में महिलाओं को ब्रेस्ट के लिए मैमोग्राफी चालू करना चाहिए, वो हर 2 साल में जनरली करते हैं। पुरुषों का सबसे पहला टेस्ट होता है स्टूल टेस्ट, एक होता है। तो सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक है कोलॉन कैंसर, मतलब बड़ी आंत का कैंसर जी। वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है किसी न किसी तरह की ब्लीडिंग से। कोई भी घाव या छाला है जो अंदर बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं से खून का रिसाव उसमें से होता है, तो वो हमारे स्टूल टेस्ट में जनरली डिटेक्ट हो जाता है। वो महिलाओं पुरुषों दोनों को 40 की एज के बाद करना चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड में 50 की एज के बाद सबका कोलोनोस्कोपी करते हैं, बट एक तो इंडिया में कोई रेडी नहीं होता है, और दूसरा कोलॉन कैंसर इंडिया में फॉर्चुनेटली उतना कॉमन नहीं है जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो उसकी हमको इतनी ज़रूरत नहीं है। और 2 स्क्रीनिंग्स हैं जो अगर तंबाकू का यूज़ करते हैं तो करना चाहिए। तो सिगरेट, गुटखा, किसी भी तरह का तंबाकू अगर यूज़ करते हैं तो मुंह का एक चेकअप, डेंटल चेकअप हर 6 महीने में सबको करना चाहिए। उससे हर 6 महीने में, क्योंकि ये कोई नहीं करता है ना, जब तक नहीं दांत में दर्द हो तो भी कोई जाता नहीं है, जब तक वो ब्रूफेन और वोवेरॉन खा के वो दब जा रहा है तब तक अपन चलाते हैं। कुछ तकलीफ ना हो तो भी हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और उन लोगों को तो ज़रूर जाना चाहिए जो किसी भी तरह के गुटखा, सिगरेट या तंबाकू या गुड़ाखू भी, सिगरेट, तंबाकू, और इवन आप वो सादा पान मसाला भी अगर खाते हैं तो तंबाकू और सुपारी दोनों कैंसर कॉज करते हैं। ऐसा नहीं कि सादी सुपारी से कुछ नहीं होता, सुपारी से भी कैंसर होता है। इसलिए ये इनमें से कुछ भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से मिल लेना चाहिए,
मुंह का कैंसर भी स्टेज 0 में पकड़ा जा सकता है और उस टाइम पे बहुत इजीली उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। और जब बढ़ जाता है तो वो हमने देखा ही है लोगों को भी, और वो मूवीज़ के पहले भी वो एड्स में दिखाई देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो कैसा रूप ले लेता है। और जो भी लंबे टाइम से स्मोक कर रहे हैं उनको एक सीटी चेस्ट साल में एक बार या 2 साल में एक बार करवा लेना चाहिए। वो उसका एक स्पेशल सीटी स्कैन होता है जिसको लो डोज सीटी बोलते हैं, जिसमें रेडिएशन का डोज बहुत कम रहता है। क्योंकि हमको बहुत बार बार करवाना है तो हम अननेसेसरी एक्सपोजर ना करें। लो डोज सीटी स्कैन होता है, वो साल में या 2 साल में एक बार करवा लें तो लंग कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि लंग कैंसर सिर्फ इंडिया में नहीं, दुनिया भर में ज़्यादातर लंग कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही पकड़े जाते हैं। और उस टाइम पे उनका इलाज का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। सिर्फ 5 से 7% कैंसर्स वर्ल्ड वाइड, लंग कैंसर्स सर्जरी हो सके ऐसी स्टेज में पकड़े गए हैं, जिसको हम ऑपरेबल बोलते हैं। तो ऑपरेशन संभव है ऐसी स्टेज में, सिर्फ 5 से 7% लंग कैंसर्स पकड़े जाते हैं, ज़्यादातर बढ़ के ही मिलते हैं। तो ये सीटी स्कैन अगर करवा लें, अगर लंबे टाइम से खांसी है या सिगरेट पी रहे हैं तो ये करवा लें। क्योंकि सिगरेट पीने वाले का क्या होता है, उनको तो खांसी वैसे ही होती है, लंबे टाइम से सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट की वजह से हो रही खांसी में और लंग कैंसर की वजह से हो रही खांसी में एक आदमी खुद या इवन डॉक्टर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है, इसलिए सीटी स्कैन करना। तो ये 4 टेस्ट हैं, मैमोग्राफी, पैप स्मीयर, स्टूल टेस्ट, और जो तंबाकू लेते हैं उनका मुंह और चेस्ट का एग्जामिनेशन। इसके अलावा एक टेस्ट है जिसका थोड़ा सा वैल्यू है, पीएसए बोलते हैं, वो प्रोस्टेट कैंसर का एक मार्कर है। बट ज़्यादातर जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं वो बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, तो उससे वो बढ़ा हुआ है इसलिए कैंसर है ही नहीं बोल सकते हैं, और बढ़ा हुआ नहीं है मतलब कैंसर नहीं है वो भी नहीं बोल सकते हैं। तो वो थोड़ा सोच समझ के किसी यूरोलॉजिस्ट से या ऑन्कोसर्जन से बात करके कि आपको इसके टेस्ट की ज़रूरत है कि नहीं, ये 50 या 60 साल की एज के बाद पुरुषों को करना चाहिए, ये महिलाओं को ज़रूरत नहीं है। जी। अच्छा, एक और बात सर की सुंदरता को लेकर के हिंदुस्तानी मतलब दीवाने होते हैं, उनको सुंदर दिखना है उनको, और सुंदरता में उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है अपनी स्किन का कलर। तो और ये नई बात नहीं है, फेयरनेस क्रीम्स का बिजनेस तो हमारे यहाँ न जाने किस ज़माने से आ रहा है कि लोग फेयरनेस क्रीम्स लगा रहे हैं। तो फेयरनेस क्रीम लगाना, यूज़ करना, ये कितना रिस्की है? क्या स्किन का कोई कैंसर फेयरनेस क्रीम्स की वजह से भी हो सकता है क्या? तो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स से ना लोग बहुत डराते हैं कि लिपस्टिक मत लगाओ, नेल पॉलिश से कैंसर हो जाएगा, आपके फाउंडेशन से कैंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोग डराते हैं हेयर डाई से कैंसर हो जाएगा जी। ज़्यादातर ये इतने बड़े रिस्क नहीं है, लेकिन फेयरनेस क्रीम एक एक्चुअल सिग्निफिकेंट रिस्क है। वो हमारी स्किन को ख़राब भी करता है, हमारे स्किन में बहुत सारे ख़राब तरह के केमिकल्स इंट्रोड्यूस करता है जी। और वो ना स्किन के लिए अच्छा है ना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। फेयरनेस क्रीम एक ऐसा कॉस्मेटिक या उसको स्किन केयर बोलते हैं, लेकिन वो स्किन का एंटी केयर प्रोडक्ट है। फेयरनेस क्रीम्स किसी को नहीं यूज़ करने चाहिए। हम सब हर कलर में सुंदर हैं, कृष्ण और राधा दोनों सुंदर हैं। और होने के बाद कृष्ण सांवले हैं, राधा गोरी हैं, राम सांवले हैं, सीता गोरी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब अपने अपने तरह से सुंदर हैं स्किन के हर कलर में जी। तो सर अब एक बड़ा कारण अभी आज के ज़माने में प्लास्टिक को कैंसर का एक बड़ा कारण माना जा रहा है, इसलिए, और प्लास्टिक सब तरफ है हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पे मैंने कुछ दिल्ली के बगल में शायद एक इतना बड़ा डंप है कि वो किसी एवरेस्ट की तरह दिखने लगा है। पानी हम लोग प्लास्टिक की बॉटल्स में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स, ऑयल हमारे प्लास्टिक के पाउचेस में आ रहे हैं या प्लास्टिक के बॉटल्स में आ रहे हैं या पेट जार्स में आ रहे हैं। खाना हम लोग अगर माइक्रोवेव का ओवन का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर प्लास्टिक के डब्बों में उसके अंदर उसको डाल रहे हैं। प्लास्टिक
अभी छत्तीसगढ़ में, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में क्योंकि बैठे हैं, तो अभी एक बहुत बहस बहुत ज़ोरों पर है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, कि अब वो लिकर जो है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में सप्लाई करेगी। बिल्कुल। तो प्लास्टिक का क्या इफेक्ट है सर? प्लास्टिक कितना बड़ा कारण है कैंसर का? तो प्लास्टिक एक रिस्क है, लेकिन प्लास्टिक रिस्क बहुत स्पेसिफिक सिचुएशंस में है, और हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। हर प्लास्टिक का कोई भी बॉटल, कंटेनर, डब्बा देखें तो उसके नीचे एक ऐसा रिसाइकल का साइन बना रहता है, उसके अंदर एक नंबर रहता है जी। वो नंबर कोई पढ़ता नहीं है, तो वो नंबर हमको बताता है कि वो प्लास्टिक किस तरह के यूज़ के लिए सेफ़ है। जैसे जो सिंगल यूज़ बॉटल्स आती हैं, मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं या इस तरह की बॉटल्स हैं, वो प्लास्टिक नंबर 1 होती हैं, वो सिंगल यूज़ के लिए होती हैं। बट हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार बॉटल आई तो उसको वापस भर के फ्रिज में रखा, उसको सालों तक, जब तक वो बॉटल घिस के ख़त्म ना हो जाए, उसको हम रीयूज़ करते रहते हैं। वो रीयूज़ अगर हम करें तो उससे प्लास्टिक लीच होने का चांस बहुत ज़्यादा है। या फिर उसको गर्म चीज़ के लिए यूज़ करें तो प्लास्टिक लीच होने का उसमें चांस बहुत ज़्यादा है जी। तो प्लास्टिक के डेंजर्स 2 हैं। एक है कि हर प्लास्टिक केमिकल होता है, तो कभी ना कभी वो केमिकल हमारे जो स्ट्रक्चरल केमिकल है उसके अलावा, जैसे प्लास्टिक के कलर के केमिकल्स हैं, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए केमिकल्स हैं, वो हमारे पानी में, खाने में आ सकते हैं। और दूसरा डेंजर है माइक्रोप्लास्टिक्स, जो आँख से न दिखने वाला प्लास्टिक है, जो ज़्यादातर डिग्रेड होने के बाद आता है या हीट होने के बाद आता है। तो हम जो चिप्स खाते हैं, पैकेट फेंक देते हैं, वो पैकेट धूप में पड़ा रहता है, और वो उसको एनवायरनमेंट तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन धूप से और हवा से वो धीरे धीरे उसके पार्टिकल्स निकलने लगते हैं, और वो हमारे खाने में, पानी में, हवा में, हर जगह आते हैं जी। तो ये 2 डेंजर्स हैं। तो प्लास्टिक के अलग अलग जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग यूज़ के लिए बनी हुई हैं। टाइप 1 जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको जब तक गर्म ना करें तब तक वो बेसिकली सेफ रहता है। बट हमारी बिस्लरी की बॉटल्स तो बाहर धूप में ही पड़ी रहती हैं। दुकान में भी, ट्रांसपोर्ट में भी। ट्रांसपोर्ट में मुझे ऐसा लगता है उतना नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी बॉटल्स होती हैं जो सिर्फ बाहर है वही ज़्यादा गर्म होंगी, अंदर वाली उतनी गर्म नहीं होंगी। लेकिन दुकानों में तो ऐसे सजा के रखते हैं, जो फ्रिज मतलब बाहर पड़ी हुई है, और उसके बाद फिर जब आपकी पुरानी बॉटल सेल हुई तब आप उसको उठा के रख रहे हैं, लेकिन वो हाई टेम्परेचर्स में, कहीं 45, 48 में तो वो लंबे समय तक रखा हुआ है, तो वो बहुत रिस्की है। वो एक रिस्क है। और दूसरा टाइप 2 प्लास्टिक जो होता है, जो हमारे घर में कंटेनर्स होते हैं, वो जिसमें दाल सूखी रखी है या चावल रखा है, वो जनरली डेंजरस नहीं होते हैं। उनको, उनके ही कुछ टाइप ऑयल को स्टोर करने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक टाइप्स में के प्लास्टिक्स में, तो आपका प्लास्टिक का मटेरियल किस चीज़ के लिए बना है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जिस चीज़ के लिए बना है हम उसके लिए यूज़ करें तो वो जनरली ठीक रहता है। जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक्स जो खाने के साथ टच में आता है वो है ये जो हम फूड ऑर्डर करते हैं, उसमें वो पतले पतले से डब्बे होते हैं, वो जनरली बहुत ज़्यादा रिसाइकल्ड प्लास्टिक होता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। उसके नीचे आपको ये कोई ट्रायंगल वाला मार्क नहीं दिखेगा, क्योंकि वो किसी भी ऑथराइज फैक्ट्री में बना ही नहीं है। और उसमें हम गरम खाना डालते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाता है तो उसी में खाना रख के फ्रिज में रख देते हैं, अगली बार उसी में गरम करते हैं, फिर अगली बार अपने घर में भी दाल बनी तो उसमें डाल के रख देते हैं। वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, प्लास्टिक से ह्यूमंस में डायरेक्टली कैंसर होने का अभी तक कोई एविडेंस नहीं है जी। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोबेबल रिस्क है, हमको जितना हो सके उसको कम करना चाहिए, और जितना हो सके ये एक ट्रायंगल है जिसको मैं बोलता हूँ अवॉइड करना है, प्लास्टिक, फूड और हीट। तो कोई भी खाना गर्म करने के लिए प्लास्टिक में ना करें, माइक्रोवेव कर रहे हैं तो चीनी मिट्टी के या कांच के बर्तन में करें, प्लास्टिक बर्तन में जहाँ तक हो सके ना करें। खाना, गर्म खाने को प्लास्टिक में डाल के ना रखें। अगर बाहर से खाना मंगा रहे हैं तो प्लास्टिक के डब्बे में आए उसको निकाल के तुरंत स्टील कंटेनर में डाल दें।
लेकिन उससे ना हेल्थ रिस्क कम नहीं हो जाता, क्योंकि प्लास्टिक, जैसे शराब की बोतल प्लास्टिक की है तो उसमें वो प्लास्टिक डेंजर नहीं है, वो शराब डेंजर है। जी। जो हम खाना मंगा के खा रहे हैं जी। तेल वाला मैन्युफैक्चर्ड खाना, उसमें वो प्लास्टिक डेंजर नहीं है, वो खाना ज़्यादा बड़ा डेंजर है हमारी हेल्थ के लिए। जी। तो वो अगर आपको सोने के डब्बे में भी लाके दे तो भी वो खाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। उस खाने से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। हम इजी चीज़ प्लास्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने खाने को इम्प्रूव करने के ऊपर कम फोकस करते हैं। शराब को अगर हम बोरोसिलिकेट में भी डाल के बेचेंगे तो उससे वो हेल्दी नहीं हो जाएगी। जी। जी सर, खाने की बात निकली तो एक और बात मुझे याद आया। इंडियन लोग खूब फास्टिंग करते हैं, ज़्यादातर रिलीजियस कारण से, हेल्थ के कारण से कोई फास्टिंग करता होगा, मैंने तो नहीं सुना आजकल कर रहे हैं, बट ज़्यादातर लोग रिलीजियस रीजन से करते हैं। तो खैर, तो फास्टिंग और सात्विक जीवन जीना, फलाहार करना, लोग कहते हैं कि हम तो फलाहार कर रहे हैं और बहुत सात्विक ज़िंदगी है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो हमको तो कोई संभावना है ही नहीं कैंसर होने की। मैंने देखा था आपका एक वीडियो जिसमें आपने कहा था कि जब आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको साबूदाना भी नहीं खाना चाहिए, वो भी ख़तरनाक है। तो ये फास्टिंग और कैंसर का क्या कोई रिलेशन है सर? तो देखिए, फास्टिंग दो तरह से काम करता है। एक होता है प्रॉपर फास्टिंग, जो मेडिकली अभी प्रूवन है कि अगर हम बहुत सारे उसका डाइट पैटर्न्स हैं। एक इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कॉमन है, एक 5-2 फास्ट होता है कि आप हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना खाएं और दो दिन फास्ट करें। बहुत सारे अलग अलग तरह के उसके वो हैं, वो ज़्यादातर हमारे हेल्थ के लिए जनरली अच्छे होते हैं। और ये जो हमारे उपवास बनाए गए थे जब, तो शायद बहुत अच्छे इंटेंशन से और बहुत हेल्दी रहे होंगे, बट आज के उपवास में हम सुबह उठते हैं, साबूदाना खिचड़ी खाते हैं, फिर साबूदाने की खीर के साथ उसको ख़त्म करते हैं, फिर वो सिंगाड़े के पराठे खाते हैं आलू के सब्ज़ी के साथ, और फिर उसके बाद दिन भर मिठाई तो चलती रहती है, क्योंकि मिठाई तो, ये सबसे ख़राब तरह की फास्टिंग है। और मैं पहले दुबई में भी था तो मैं वहाँ पे रोज़े भी देखता था। तो रोज़ा जैसे ही ख़त्म हुआ, इतनी बड़ी बिरयानी की प्लेट लेके बैठ गए, और फिर इफ्तारी से लेके सहरी अगले सुबह तक वो कंटिन्यूस एक फीस्टिंग ही चल रहा है। और फिर उसके बाद आपने सिर्फ दिन में खाना पीना नहीं किया, तो उससे ये फास्टिंग हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फास्टिंग वैसी होनी चाहिए, फास्टिंग तोड़ने के बाद या फास्ट करते टाइम हमको कार्बोहाइड्रेट्स को मिनिमाइज़ करना है और इवन प्रोटीन्स को भी मिनिमाइज़ करना है। उस टाइम पे हमको फाइबर ही हम ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में साबूदाना जो है वो प्योर स्टार्च है जी। जो लोग बोलते हैं हम मैदा अच्छा नहीं है, मैदे से कहीं ज़्यादा स्टार्च साबूदाने में होता है। और साबूदाना ना नेचुरल प्रोडक्ट है ना वो इंडियन प्रोडक्ट है। साबूदाना टैपियोका से बनता है, जो अभी कुछ 100 साल पहले ब्राज़ील से इंडिया में आया है। पोर्चुगीज़ लेके आए थे और उसको हाईली प्रोसेस करके उसका सब फाइबर निकाल के सिर्फ जब स्टार्च बचता है तो उसके छोटे छोटे गोले बन जाते हैं, उसको हम साबूदाना बोलते हैं। वो ना देसी है ना हेल्दी है। मीठा फास्टिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, किसी भी तरह की शुगर। और अगर शुगर ले रहे हैं तो साथ में बहुत सारा फाइबर लें। तो फास्टिंग के टाइम पे लोग जूस पीते रहते हैं, वो जूस नहीं पीना है। आपको चाहिए तो थोड़ा सा एक फ्रूट खा लें जिसमें शुगर और फाइबर दोनों साथ में जाए, तो वो बहुत ज़्यादा हमारा शुगर स्पाइक ना करे, और वो भी थोड़ा सा। फास्टिंग के टाइम पे खाने चाहिए मोटे अनाज, राजगिरे का आटा, वो एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा घी डाल के ना बनाएं उसको। इस तरह की कुछ चीज़ें, कुट्टू होता है जो साउथ में ज़्यादा चलता है, ये सब चीज़ें। एक सोमा राइस होता है जो समा राइस होता है, जो एक्चुअली चावल जैसा दिखता है लेकिन वो चावल नहीं है, वो अनाज नहीं है। उसको भी यूज़ किया जा सकता है, वो एक तरह का मिलेट है शायद। इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अगर फास्टिंग करनी ही है।
जो एक्चुअल फास्टिंग है, जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे कुछ हेल्थ कॉन्शियस फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स भी कर रहे हैं, वो तो 16 घंटे तक आप पानी के अलावा कुछ नहीं लेते हैं और सिर्फ 8 घंटे खाना खाते हैं। तो उससे एक्चुअल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। दिन भर बर्फ़ी खाते हुए अगर फास्ट कर रहे हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट तो कुछ नहीं है। सर एक बार अब ट्रीटमेंट की तरफ लौटते हैं। बहुत सारे एडवांस ट्रीटमेंट हर एक साल कुछ कुछ नया आ रहा है। अभी एक नया जो सुनाई दिया वो ये कि रशिया ने एक वैक्सीन बना ली है जो अब पूरी तरह से फिर कैंसर, आपने वैक्सीन लगा लिया तो फिर आपको कैंसर नहीं होगा, ये क्लेम है। बट हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि एक HPV करके एक वैक्सीन जो औरतों को लगनी चाहिए वो आ तो गई है, बट लोगों का बहुत इंटरेस्ट नहीं है उसको लगवाने में। बिल्कुल। तो जो नहीं आया है उसका इंतज़ार है, जो है उसको नहीं लगा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या सोल्यूशन लगता है कि कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि जो वैक्सीन है उसको तो लगवाइए आप? तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अभी वर्ल्ड में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पोलियो है। आपने देखा पिछले 25-30 साल से आपने कोई पोलियो वाला बच्चा नहीं देखा होगा। इंडिया में पोलियो इरेडिकेट हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब जैसे एक ज़माने में चेचक, स्मॉल पॉक्स ख़त्म हुआ था, वैसे पोलियो अब इंडिया में इरेडिकेट हो गया है। और इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, लगभग पूरी दुनिया में इरेडिकेट हो गया है। वो वैक्सीनेशन, पल्स पोलियो अभियान, जो पहला पल्स पोलियो जब हुआ था तब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, हमने जा के वैक्सीन्स लगाए थे, ड्रॉप्स दिए थे। सिर्फ 2 कंट्रीज़ में अब पोलियो बचा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। क्योंकि वहाँ पे कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ये तो कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी और हमको महिलाओं को बांझ बनाने का और पुरुषों को नपुंसक बनाने का दवाई है, ये बिल्कुल नहीं लेना है। और उस टाइम पे इंडियंस उनके ऊपर हंसते थे। आज इंडियन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सेम अफवाह HPV के बारे में फैला रहे हैं और अब इंडियंस भी उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम वो पाकिस्तान वाले जैसे प्रोपेगेंडा में फंस के अपने बच्चों को एक लाइफ सेविंग वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। HPV जो सर्वाइकल कैंसर में 3-4 बार बोला, गर्भाशय का कैंसर इंडिया में विमेन का सेकंड सबसे कॉमन कैंसर है जी। वेस्टर्न वर्ल्ड में ये अब सेकंड सबसे कॉमन नहीं है, ये बहुत पीछे चला गया है क्योंकि ये वैक्सीन पिछले 20-25 साल से वहाँ पे रेगुलरली बच्चियों को लग रही है। और ये होता है जो सर्वाइकल कैंसर, ये सिर्फ HPV करके एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये उसी की वजह से ये कैंसर होता है। उसको अगर हम प्रिवेंट कर दें तो ये कैंसर होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। कम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके हज़ारों स्ट्रेन्स हैं, लेकिन 90% जो HPV के स्ट्रेन्स हैं वो इन वैक्सीन से कवर हो जाते हैं। तो फिर भी 5-7% लोगों को हो सकता है, लेकिन ये इसका जो सर्वाइकल कैंसर का सफरिंग है अगले करीब 20-25-40 साल तक ये कम हो जाएगा अगर अभी सब बच्चों ने ले लिया इसको। क्योंकि इसका कोई तुरंत इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, इसको तुरंत प्रूव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें अफवाहें बहुत इजीली फैल रही हैं जी। और बहुत सारे लोग इसको लेने से अवॉइड कर रहे हैं। और दूसरा, ये रशियन जो कैंसर वैक्सीन है, ये भी वैक्सीन वो होता है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को यूज़ करके और किसी चीज़ पे अटैक करे। तो जनरली वो तब दिया जाता है जब कोई बीमारी नहीं है और हम ये वैक्सीन दे दें। लेकिन ये जो है, ये वैक्सीन, कैंसर की जो वैक्सीन रशिया से आ रही है, वो ट्रीटमेंट है, वो बीमारी से बचने का तरीका नहीं है और वो अभी बहुत अर्ली ट्रायल स्टेजेस में है। उसका कितना प्रूफ, कितना बेनिफिट होगा वो अभी तक किसी को पता नहीं है, ना रशियन कैंसर साइंटिस्ट को पता है, ना पुतिन जी जिनने अनाउंस कर दिया था 2023 में कि 25 में आ जाएगी, अब 26 भी आधा निकल गया है। किसी को आइडिया नहीं है, अभी उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है और 3-4 साल लगेंगे। HPV का वैक्सीन सब बच्चियों को 9 से 14 साल की उम्र के बीच में लेना चाहिए। इनफैक्ट लड़कों को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन अगर लड़कियों लड़कों दोनों को लग जाती है तो सोसाइटी में HPV का प्रेवलेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो
कोई अगर अनवैक्सीनेटेड बच्ची भी है तो उसको भी एचपीवी का इन्फेक्शन होने का रिस्क कम हो जाएगा अगर ओवरऑल कैंसर का लोड कम हो जाता है। और सर्वाइकल कैंसर सबसे बड़ा कैंसर है, लेकिन पुरुषों में पीनिस का कैंसर भी इससे होता है, कुछ तरह के थ्रोट के कैंसर्स भी इससे होते हैं। इसलिए फ़ायदा सबको है, सबको ले लेना चाहिए, बट खासकर बच्चियों को तो लेना ही चाहिए। और यही माने वो कैंसर है जो एक्चुअली सिर्फ एक ही कैंसर है जो वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, और उसी कैंसर का वैक्सीन लेने से बहुत सारे लोग हिचकिचा रहे हैं। हम सर जानते हैं, मैंने इनफैक्ट आप ही के बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा है कि कैंसर हग करने से, किस करने से, टच करने से ये नहीं फैलता है, बट सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाला एक कैंसर। नहीं, ये कैंसर नहीं ट्रांसमिट होता है जी, ये ट्रांसमिट होता है वायरस। ओके। तो 3-4 तरह के वायरसेस हैं, कुछ तरह के इन्फेक्शंस हैं जिससे कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो कैंसर रोगी को छू लेने से कैंसर नहीं होगा, लेकिन एड्स है, एड्स भी एक ज़माने में बहुत बड़ा एकदम हवा बना हुआ था, अब कोई उसकी बात ही नहीं करते क्योंकि साइंस ने उसकी दवाई निकाल ली। जी। एड्स से भी कैंसर होता है। एक हेपेटाइटिस जो बीमारी है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उससे लिवर का कैंसर होता है, और एक एचपीवी से सर्विक्स का कैंसर होता है। तो ये किसी को एचपीवी, किसी को सर्विक्स का कैंसर है तो उसको छूने से किसी और को कैंसर नहीं हो जाएगा। ये कुछ तरह के वायरसेस हैं जो इन्फेक्शन होने के 15, 20, 25, 30 साल बाद कैंसर कॉज कर सकते हैं, और ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरसेस हैं। तो जो कैंसर प्रिवेंशन है उसमें सेफ सेक्स भी उसका एक पार्ट है, लेकिन अगेन ये जो वायरसेस हैं ये डायरेक्टली कैंसर नहीं कॉज करते हैं। एचपीवी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, उसमें से एक बहुत स्मॉल परसेंटेज को सर्वाइकल कैंसर होता है, और कैंसर होने के बाद उसको छू लेने से कैंसर नहीं फैलेगा। जी। तो सब अब आजकल जितने भी टाइप के कैंसर हो रहे हैं, सर्जरी काफ़ी आम है, मतलब ऑलमोस्ट सर्जरी कैंसर के ट्रीटमेंट का एक हिस्सा हो गया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर को तो टोटली सर्जरी से हटाया जा सकता है, लेकिन क्या जितने भी लगभग 200 टाइप्स के जो कैंसर होते हैं, क्या सब में कीमोथेरेपी भी इन्वॉल्व होती है क्या? कि हर एक, अगर आपको किसी भी प्रकार का कैंसर हो रहा है तो आपको कीमो लेना ही पड़ेगा? तो ज़्यादातर जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, तो हम लोग कैंसर्स को दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक ब्लड कैंसर्स हैं और एक सॉलिड ट्यूमर्स हैं। जहाँ पे कोई ना कोई गांठ है या कोई छाला है या इस तरह का जिन कॉमन कैंसर्स की हम बात कर रहे थे, ज़्यादातर उसमें सर्जरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। लेकिन कैंसर ना बहुत शानी बीमारी है, तो जितना हमको दिखता है उसके अलावा भी कैंसर सेल्स फैले होने का चांस रहता है, और जब तक पता चलता है तो कई बार उसके कुछ कण शरीर में दूसरी जगह पे फैल चुके रहते हैं। तो जैसे मुंह का कैंसर है, उसका ज़्यादातर मुंह के ही किसी और भाग में या गले की गांठों में फैलने का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। तो उसको ज़्यादातर मुंह के कैंसर्स में उसके बाद वहाँ पे रेडिएशन दिया जाता है। रेडिएशन मतलब एक्सरेज का एक बीम है जो एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करता है। तो मुंह के कैंसर में रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में जो गांठ है वो निकालना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर खून के थ्रू फैलता है तो वो शरीर में कहीं पे भी फैल सकता है। तो ज़्यादातर वो 1-2 सेंटीमीटर से बड़ी जब गांठ हो जाती है तो उसको कीमोथेरेपी देके, वो कीमोथेरेपी मतलब कोई ऐसी दवा जो दी जाए जो पूरे शरीर में घूम के जगह जगह पे जहाँ पे भी कैंसर के सेल्स हैं उसको अटैक करें। तो रेडिएशन एक स्पेसिफिक एरिया में होता है, कीमोथेरेपी पूरे शरीर को एक साथ अफेक्ट करता है। इसी तरह के और बहुत सारे वो लोग हैं, बहुत सारे तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, बट टोटल 8-9 तरह के एक्चुअल कैंसर ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे कैंसर को हम क्योर कर सकते हैं, जो जान बचाने में मदद करते हैं। ये 3 का नाम ज़्यादातर लोगों ने सुना रहता है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और सर्जरी। तो पेट के कैंसर्स में ज़्यादातर जब तक पता चलते हैं तब तक वो थोड़े से बढ़ चुके रहते हैं, ज़्यादातर उसमें कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है।
बट उसमें भी अलग अलग तरह के ट्यूमर्स होते हैं। तो बीमारी कहाँ की है, कितनी फैली है और किस प्रकार की बीमारी है, मतलब उसका नेचर क्या है, ये तीनों चीज़ें समझ के फिर हम बता पाते हैं कि उसका एग्जैक्ट इलाज क्या होगा और उससे कितना फ़ायदा होगा। तो इसी को जो बोलते हैं एक बायोप्सी, जो तो मैं इसका एक वो करता हूँ कि गुंडों का एक गैंग है आपके शहर में और आप एसपी हैं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 4-5 गुंडों को पकड़ोगे, थाने में ला के बिठाओगे, उनसे पूछताछ करोगे, वो है बायोप्सी। उसके बाद आप पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरा चेक करोगे, अपने जासूस भेजोगे, पता करोगे कि वो कहाँ कहाँ पे है। वो है कोई तरह का या तो सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट सीटी, उससे हमको पता चलता है कि वो कहाँ तक फैला हुआ है, वो होता है स्टेज। तो ये दो चीज़ों का जब हम मिलाते हैं तब हमको समझ में आता है कि क्या बीमारी है, कहाँ तक फैली है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो सब में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादातर अगर हम सिर्फ कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो वो बीमारी क्योरेबल नहीं होती, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे युवराज सिंह हैं, उनको लिम्फोमा हुआ था, उनका सिर्फ कीमोथेरेपी हुआ, वो ठीक हो गए जी। बहुत सारे ऐसे तरह के कैंसर्स होते हैं, टेस्टिकुलर कैंसर्स में, लिम्फ नोड्स के कैंसर्स में कीमोथेरेपी की 80, 90, 95% तक सक्सेस रेट्स हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर सिर्फ कीमोथेरेपी दिया जा रहा है उसका मतलब है कि वो बीमारी बहुत बढ़ गई है। ज़्यादातर ऑपरेशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, इनका कोई कॉम्बिनेशन होता है, उससे बीमारी ठीक होती है। एक और मिथ है सर कि जैसे औरतों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो फिर उसका ये है कि आपका ब्रेस्ट निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसा तो है नहीं। मतलब पहले होता था, जब मैंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर सर्जरी सीखा, मैं शुरू में करता था, तो जनरली हमारे भी 85-90% लोगों के ब्रेस्ट हम निकाल देते थे, भले ही छोटी गांठ भी हो तो भी, क्योंकि तब साइंस की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी नहीं थी और वो सर्जिकल टेक्निक्स का भी उतना ट्रेनिंग नहीं था। अभी मैंने पिछले 3 साल के पेशेंट्स का मैंने डेटा चेक किया तो 80-90% मेरे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का मैंने पूरा ब्रेस्ट नहीं निकाला है। एक तो गांठ छोटी होती है तो उसको गांठ निकाल के भी उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा, अगर गांठ बड़ी भी है तो अभी हम पहले दवा दे के गांठ को छोटा करके फिर सर्जरी करें तो हमारी सर्जरी का साइज़ छोटा हो जाता है और ब्रेस्ट को बचाया जा सकता है। तीसरा, अगर बहुत बड़ा ब्रेस्ट का भाग भी निकालना पड़ रहा है तो फिर हमारा एक्चुअली डिक्टम ये था कि इतना अगर आप निकाल रहे हो कि आप सिमेट्री नहीं दे पा रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है उसको बचाने का। ज़्यादातर विमेन भी प्रेफर करती हैं कि उससे अच्छा निकाल ही दो। लेकिन अब हमारे पास ऑन्कोप्लास्टिक टेक्निक्स बोलते हैं, जो हम कैंसर सर्जन्स ही प्लास्टिक सर्जरी के कुछ टेक्निक्स यूज़ करके ब्रेस्ट को सेम शेप और साइज़ दे देते हैं। और फिर प्लास्टिक सर्जरी तो अब बढ़ ही गई है कि शरीर के किसी और भाग से टिश्यू को लाके और ब्रेस्ट को सेम शेप दे दिया जाए। तो मेरे 80-90% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये धीरे धीरे अब ये अवेयरनेस सब में फैलती जा रही है तो ज़्यादातर लोग इस तरीके पे जाते जा रहे हैं। सर थोड़ा हम लोग स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ को लेकर के बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का, चाहे वो रूरल छत्तीसगढ़ हो या अर्बन छत्तीसगढ़ हो, टोबैको का कंजप्शन, सिगरेट या बीड़ी पीना या शराब पीना, इवन बस्तर जैसे एरियाज़ में हम लोगों ने देखा है कि औरतें भी शराब भी पीती हैं और गुड़ाखू और तंबाकू ये तो बहुत कॉमन है। तो ये तो सामाजिक ज़िंदगी का उनके एक हिस्सा हो गया। बट इसके अलावा अभी बहुत एक तो छत्तीसगढ़ के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है वहाँ बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो उसके वजह से एनवायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन शहरों में, इसके अलावा जहाँ शहर नहीं है वहाँ इंडस्ट्रीज़ की वजह से पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा हो गया है। तो इन जनरल ऐसे कि पॉल्यूशन से बचें, इन जनरल क्या एडवाइस आप देंगे जो लोकल लोग हैं
ये तो कहते ही हैं सब लोग कि भाई तंबाकू खाना छोड़िए, सिगरेट पीना छोड़िए, शराब छोड़िए, बट इन जनरल जो चीज़ें आदमी के बस में नहीं है उसके लिए क्या एडवाइस देंगे आप? उसके लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों को ही बोल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, पोल्यूशन से लड़ना ना एक इंसान या 5 इंसान या 10 इंसान के बस की बात नहीं है। वो एक बड़े स्केल पे होता है और उसी के लिए हमारे जनप्रतिनिधि एक्चुअली हमारा प्रतिनिधित्व करना चाहिए उनको कि भाई हम हमारे जनता को बचाएं। वो जब होगा तभी पोल्यूशन से हम बच पाएंगे, और वो छत्तीसगढ़ की ही नहीं, वो सिर्फ भारत की नहीं, वो पूरे विश्व की समस्या है कि प्रतिनिधित्व किसी और का करने लग जाते हैं। तो उसके लिए हमको प्रेशर डालना है और उसको एक मुद्दा बनाना है। प्रॉब्लम क्या है कि वो हमारे लिए एक मुद्दा ही नहीं है कि जिस बेसिस पे हम डिसाइड करें, क्योंकि हमको इस और उसमें कोई अंतर ही नहीं दिखता है कि दोनों में से कौन है जो हमारी तरफ खड़ा होगा। तो जब तक वो एक मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक हम उसको एक मुद्दा नहीं बनाएंगे, उसमें कोई सुधार नहीं आ सकता। बट ये पॉलिटिकल बात है, वो मेरा विषय भी नहीं है और उसमें मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। हमको ये करना है कि हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम अच्छे से साफ़ करें। हम जहाँ तक हो सके सोर्सिंग उसका सही जगह पे रखें। अगर हमारे आसपास में पोल्यूशन है तो हम मास्क यूज़ करें। अगर हम बहुत पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं तो अपने घर के आसपास गीले पर्दे डाल के और ये सब करके। जब यूनियन कार्बाइड का वो हुआ था भोपाल में जी, मैं तब बच्चा था और भोपाल में ही रहता था। और हम थोड़ा सा प्लांट से दूर थे तो हमको उतना फ़र्क नहीं पता चला, लेकिन हमारे एक बहुत क्लोज थे जो प्लांट से बहुत पास में रहते थे, लेकिन वो केमिकल इंजीनियर थे जी, उनको स्मेल आई, वो समझ गए जी, उन्होंने घर के सब पर्दों पे खूब सारा पानी डाला, सब दरवाजे खिड़कियां बंद किए और दरवाजे के नीचे गीले कपड़े सब डाले, क्योंकि ताकि बाहर से किसी तरह कुछ की गैस अंदर ना आए। उनके कॉलोनी में सिर्फ वही लोग बचे थे। ओह, तो ये अवेयरनेस हमको होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम सिर्फ गीली जो टाट की पट्टी होती है उसको भी यूज़ करें तो बहुत सारे केमिकल्स अंदर आने से, घर के अंदर आने से बच जाते हैं। तो ये आपको आपके एरिया के हिसाब से एग्जैक्टली क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पे किस तरह के रिस्क्स हैं, उसके हिसाब से हमको प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स टोटल कैंसर्स का 5 से 10% कॉज करते हैं। तंबाकू करीब 20 से 25%, शराब करीब 5 से 7% और मोटापा करीब 15 से 20%। इन तीनों को अगर हम टैकल कर लें तो हमको किसी पोल्यूशन या पेस्टिसाइड को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। हम बर्गर खाते हुए बोलेंगे कि यार पोल्यूशन से ही हमको कैंसर हो रहा है और सिगरेट फूंकते रहेंगे, तो वो हम बस बला टाल रहे हैं किसी और के ऊपर। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को साफ रखें। जी, तो सब आज का ये पॉडकास्ट कंक्लूड करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। कहानी ये है कि मेरे एक बड़े भाई हैं, उन्होंने ये कहानी मुझे बताई थी, इनफैक्ट टारगेट किया था मुझे। उन्होंने कहा कि एक बार वो शराब पीने गए और शराब पी करके जब वो लोग निकले, जो भी जहाँ भी वो लोग शराब पी रहे थे, बाहर निकले तो अपने साथ में उनके जो सज्जन थे उनसे उन्होंने पूछा कि क्या पान खाएंगे? तो उन्होंने कहा जी ज़रूर पान खाएंगे। तो दोनों लोग पान ठेले पे गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन सज्जन ने कहा कि नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं कि पान खाने के पहले एक सिगरेट पी लेते हैं। तो उन लोगों ने सिगरेट पी, उसके बाद फिर पान खाया, फिर रिक्शे पे बैठ के घर के पास गए और जब घर पे उतरे और दोनों लोग पार्ट होने लगे तो एक ने कहा कि अरे भाई जाते जाते तंबाकू तो खिला दीजिए। तो ये ज़्यादातर हिंदुस्तानी 2 भागों में बटे हुए हैं। तो उन्होंने, मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने, जो सज्जन उनके साथ गए थे, उन्होंने कहा, उनको टोका और ये कहते हुए टोका कि अरे आप तो 16 श्रृंगार करते हैं, माने नशे के जितने आइटम हैं आप सबका इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तानी इसी तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है। जो लोग नशा करते हैं
वो सब तरह का नशा करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो आमतौर पे ये होता है कि कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा या कम होता है कि कोई आदमी केवल शराब ही पीता है या कोई केवल बीड़ी ही पीता है या कोई केवल तंबाकू ही खाता है। तो हमारे यहाँ तो सारे लोग जो है जो कर रहे हैं वो 16 श्रृंगार कर रहे हैं। तो टास्क सर ये है कि ये जो 16 श्रृंगार करने वाले लोग हैं इनको आप कैसे डराएंगे कि ये जल्दी से जल्दी इस तरह का श्रृंगार जो गंदा है, खतरनाक है, इसको तो बंद करें। देखिए, बंद करवाना बड़ा मुश्किल है जी। गुंडे को इंजीनियर बनाना मुश्किल है, छोटे बच्चे को गुंडा मत बनो इंजीनियर बन जाओ ये सिखाना आसान है जी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो नहीं कर रहा है उसको हम सिखा सकें कि भाई ये प्रॉब्लमेटिक है। और अब हमारे पास बहुत सारे डी एडिक्शन के तरीके हैं। तो ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा नहीं है कि अगर आप नशा करते ही हो तो आप तो हमारे रेडार से बाहर ही हो गए। अब हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं तंबाकू छुड़वाने के, शराब छुड़वाने के, लेकिन उसके लिए एक बैरियर है। हमको जाना पड़ेगा किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास, और जहाँ पे भी हम वो वर्ड सुनते हैं हमको लगता है कि हमको पागल ही डिक्लेयर कर रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे, कोई देख लेगा कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी की साइकेट्रिक हेल्प ले रहे हो, जैसे बीमारी के लिए आप डॉक्टर की हेल्प लेने से आपको शर्म नहीं आती है, वैसे ही ये मानसिक प्रॉब्लम है, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने से आपको हिचकना नहीं चाहिए। वो एक संदेश देना सबको बहुत ज़रूरी है। जी, तो सर आज की इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप अगर चाहते हैं कि डॉक्टर जयेश शर्मा से कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर डॉक्टर जयेश शर्मा को भी फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि हमने आपके काम की कोई जानकारी आपके सामने रखी है, तो आप हमारे चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।